गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंडियन इकोनॉमी का स्टेटस जाना था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड, और उसके बाद अगला इसमें हमने टॉपिक कंटिन्यू किया था डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ये इसमें 4 एस्पेक्ट देखे थे हमने इस डेमोग्राफिक में, लिटरेसी रेट तक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इसी में डेमोग्राफिक प्रोफाइल वाले टॉपिक में ही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो जनसंख्या संबंधित जो परिवर्तन आया उसका डेटा, उसके फैक्ट्स आपको इसमें बताए गए हैं। देखिए, फॉलोइंग आर सम नोटेबल पॉइंट्स रिलेटिंग टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया। पहला पॉइंट क्या है? इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये बात अच्छे से याद कर लेना। 1 मार्क क्वेश्चंस में जनरली ये क्वेश्चन पुटअप होता है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको कहा जाता है? ईयर 1921 को। क्यों कहा जाता है? देखिए, टिल 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज नेवर कंसिस्टेंट। मतलब 1921 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो कंसिस्टेंट नहीं थी। कंसिस्टेंट का मतलब उसकी जो चेंजेस थे वो एक ही डायरेक्शन में नहीं थे, फ्लक्चुएशन था, कभी अप कभी डाउन, कभी ज़्यादा कभी कम। ओके, साइज ऑफ पॉपुलेशन केप्ट फ्लक्चुएटिंग, इंक्रीजिंग इन वन सेंसस। सेंसस कहते हैं जनगणना को। एक जनगणना में बढ़ जाती थी एंड डिक्रीजिंग इन द अदर, और अगली सेंसस में डाउन हो जाती थी। तो ये फ्लक्चुएशन चलता रहा 1921 तक। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये जो 1921 से पहले की जो सिचुएशन है, इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है। द सेंसस 1901 शोड द डिक्लाइन ऑफ 0.04 करोड़ इन टोटल पॉपुलेशन। 1901 में जो सेंसस हुई उसमें हमारा जो पॉपुलेशन जो था वो डिक्लाइन हुआ, कम हुआ। कितना? 0.04 करोड़, मतलब 23.87 करोड़ in 1891 and 23.83 करोड़ in 1901। 1891 में हम कितने थे? 23.87 करोड़, और 10 साल बाद जब दोबारा काउंट किया पॉपुलेशन को तो हम कितने रह गए? 23.83। ओके, 4 लाख कम हो गए। द सेंसस 1911 शोड अ राइज इन 1.38 करोड़, और जब 1911 में 10 साल बाद, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर 10 साल में होती है सेंसस। 1911 के अंदर फिर अगर जब सेंसस की गई तो इंक्रीजमेंट आया कितने का? 1.38 करोड़, मतलब 23.83 से हम 25.21 करोड़ में पहुंच गए इन द ईयर 1911। The census 1921 showed a decline of 0.07 करोड़, और जब 21 में फिर सेंसस हुई 10 साल बाद, तो जो पिछली सेंसस में हम इंक्रीज हुए थे, इस सेंसस में हम डिक्लाइन हुए। हमारी पॉपुलेशन कितनी डिक्लाइन हुई? 7 लाख, 7 लाख 0.07 करोड़। ओके, 25.21 से हम आ गए 25.14 पर। ये सिनेरियो जो आप देख रहे हैं ये 1921 से पहले का है। बट आफ्टर 1921, लेकिन 1921 के बाद इंडिया एंटर द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इंडिया जो था वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की सेकंड स्टेज में एंटर कर गया। ये जो इससे पहले वाली जो स्टेज है वो फर्स्ट स्टेज है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेज कहाँ से कहाँ तक है या कौन से ईयर तक है, और सेकंड स्टेज में कब एंटर हुआ? इन द ईयर ऑफ 1921 में हुआ। व्हेन पॉपुलेशन रिकॉर्डेड अ कंसिस्टेंट राइज। 1921 के बाद
फिर कभी हम डिक्लाइन नहीं हुए, हमारी पॉपुलेशन कभी भी डिक्रीज़ नहीं हुई, हर सेंसस में हम कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ ही होते आए हैं। That's why the year 1921 is considered or called the great year of divide. 21 से पहले कभी हम बढ़ जाते थे तो कभी घट जाते थे, किसी सेंसस में इंक्रीज तो किसी सेंसस में डिक्रीज, बट आफ्टर ईयर 1921 हम कंसिस्टेंटली इंक्रीज ही हो रहे हैं। तो इट इज़ आफ्टर दिस ईयर दैट द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया नेवर डिक्लाइन, इट रिकॉर्डेड एज कंसिस्टेंट rise. The census 1931 recorded a rise of 2.76 crore. 41 का देखें तो 3.96 करोड़ इंक्रीज, 51 का देखें तो 4.24 करोड़ एंड सो ऑन। और आगे के भी आप डेटा देखेंगे तो आपको इंक्रीजमेंट ही मिलेगा। ओके, A consistently rising population on the eve of independence lead to excessive burden ऑन मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। अब जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी तो फिर जो मेंटेनेंस बर्डन है वो भी बढ़ेगा। मेंटेनेंस बर्डन का मतलब पावर, रोड, सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ओके, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, फूड ग्रेन्स, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब पर होने वाला जो मैनेजमेंट का जो खर्चा था वो भी बढ़ता जा रहा था क्योंकि पब्लिक बढ़ रही थी। It is an expenditure which a country has to incur on the maintenance of existing population. ये वो खर्चा होता है जो existing population को मेंटेन करने के लिए हर कंट्री को करना ही पड़ता है। ओके, इसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, आगे आप पढ़ेंगे इस बारे में। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मैक्रो में पढ़ेंगे आप इसे। ओके, जो प्रोडक्शन पर्पज से नहीं किया जाता है, मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। When maintenance investment is high, और जब मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट हाई होगा तो इन्वेस्टमेंट फॉर जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स लो, तो फिर प्रोडक्शन पर्पस के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, नई फैक्ट्रीज, नए कारखाने, हाँ, इनका जो लेवल है वो लो रहेगा। हाई मेंटेनेंस एंड लो इन्वेस्टमेंट फॉर जीडीपी ग्रोथ इज अनदर पैरामीटर ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा खर्चा और जीडीपी ग्रोथ के लिए कम खर्चा, ये भी एक पैरामीटर रहा हमारी स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी का। However, the underlying fact is that till 1951 the rise in India's population was never alarming. अब यहाँ पर ये कि देखिए, अब आप सोचेंगे कि भाई पब्लिक है तो पब्लिक तो बढ़ेगी, उसको तो हम रोक नहीं सकते, और 51 तक पब्लिक बढ़ी, नो डाउट, लेकिन वो इंक्रीजमेंट जो था वो अलार्मिंग नहीं था, मतलब डराने वाला नहीं था, चौंकाने वाला नहीं था। इट रेंज बिटवीन माइल्ड टू मॉडेस्ट। ये जो इंक्रीजमेंट था ये बहुत ही माइन्यूट था, इतना तो बनता है, इतना तो होगा ही होगा इंक्रीजमेंट। ओके, इट वॉज बिकॉज बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई। और ऐसा क्यों था? क्योंकि BR और DR, बर्थ रेट और डेथ रेट, दोनों बहुत हाई थी। पैदा भी बहुत हो रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, और मर भी खूब रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड पॉवर्टी। एंड द गल्फ बिटवीन टू वॉज स्मॉल, और इन दोनों के बीच में जो गल्फ था, जो खाई थी, जो गैप था, वो बहुत थोड़ा था BR और DR में। It was only up from 51 onwards that the rise in population became explosive in nature. लेकिन 1951 के बाद जो पॉपुलेशन के अंदर जो राइज स्टार्ट हुआ वो एक्सप्लोजिव था। एक्सप्लोजिव का मतलब विस्फोटक, है ना। अभी इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि अभी जैसे कोरोना काल के अंदर आप देख रहे हैं कि रोज़ के पूरे इंडिया में 10,000, 5,000, 15,000 केसेस आ रहे थे, तो गवर्नमेंट को या पब्लिक को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी। तब हाँ, इतनी बड़ा कंट्री है और अभी तक इन्फेक्शन ख़त्म हुआ नहीं है, तो 10-5 हज़ार केसेस पर डे तो बनता है भाई, इतना तो होगा ही। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें, आज जैसे 16 अप्रैल
17 अप्रैल 2021 की बात करें तो 2 लाख केसेस पर डे आ रहा है। तो ये फिगर जो है ये एक्सप्लोसिव है, ये विस्फोटक है, ये चिंताजनक है, ठीक है ना। तो इसमें हमारी पॉपुलेशन में भी यही सीन देखने को मिला कि 51 तक जो इंक्रीजमेंट था वो मॉडेस्ट था, माइल्ड था, लेकिन 51 के बाद बहुत रैपिडली हमारी पॉपुलेशन बढ़ने लगी एंड द कंट्री स्टार्टेड फेसिंग अ सीरियस चैलेंज ऑफ टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और कंट्री को जनसंख्या विस्फोट के रूप में एक चुनौती का सामना करना शुरू हो गया देश। बाकी समस्याएं तो थी, एक नई समस्या और ऐड हो गई इसमें, नई प्रॉब्लम, और वो थी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। बिकॉज वेयर एज बर्थ रेट कंटिन्यू टू बी हाई। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि बर्थ रेट जो थी वो तो कंटिन्यू रही हाई लेवल पर, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं आई कि बच्चे दो ही अच्छे, है ना। उनको इसका आभास ही नहीं था कि भाई फैमिली साइज जो है वो कन्फाइंड होना चाहिए, कम बच्चे होंगे, उनका अच्छा न्यूट्रिशियस लेवल रहेगा, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी अपब्रिंगिंग होगी, तो वो ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि 8-10 बच्चे हों और उनको खाने को नहीं मिल रहा है, पढ़ाई करने को नहीं मिल रही है, तो क्या मतलब है। तो ये अवेयरनेस जो थी वो पब्लिक में अभी तक आई नहीं थी, जिस वजह से बच्चे जो थे उनके पैदा होने की रेट के अंदर कोई कमी नहीं हो रही थी। बट आफ्टर 47 गवर्नमेंट जो थी वो इंडिया की आ गई थी और हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर थोड़ा बहुत बेटरमेंट हुआ, और उस बेटरमेंट के चलते डेथ रेट जो थी वो नीचे गई। तो डेथ रेट का लो होना, बर्थ रेट का लो ना होना, इन दो चीज़ों की वजह से 1951 के बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की सिचुएशन क्रिएट हुई। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात हमने इस टॉपिक में पढ़ी। इसमें दो बातें देखने की है, एक तो द ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड 1921 है। 1921 से पहले का जो फेज़ है फर्स्ट फेज़ माना गया है और ट्रांजिशन का, और सेकंड फेज़ जो है 1921 के बाद है, और जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली बात है वो 51 के बाद से हमारे सामने आई है, ठीक है। तो ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। चौथी बात करें हम, सिक्स्थ फीचर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। ऑक्यूपेशन को इकोनॉमी का ऑक्यूपेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 3 टाइप के सेक्टर माने गए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी के अंदर आ जाती है आपकी एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़, सेकेंडरी में आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल जिसमें रीमैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है, और टर्शरी में आ जाता है आपका सर्विस सेक्टर। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947 ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था इंडियन इकोनॉमी का, उस बारे में इस टॉपिक में बताया गया है। सी occupational structure refers to distribution of working population across primary, secondary and tertiary sector of the economy। जो लोग काम कर रहे हैं, टोटल सारे लोग तो नहीं, वर्किंग पॉपुलेशन जो एक्चुअल में काम कर रही है, उस पॉपुलेशन में से कितने लोग प्राइमरी में थे, कितने सेकेंडरी में थे और कितने टर्शरी में थे, ठीक है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। टेबल 2 शोज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। द डेटा रिलेट्स टू 1951, 1951 का डेटा है ये। बिकॉज रिलायबल स्टैटिस्टिक्स फॉर ईयर 1947 आर नॉट अवेलेबल। 47 का जो स्टैटिस्टिक्स है, आंकड़े हैं, वो अवेलेबल नहीं है, तो इन्होंने 51 का यहाँ पर पब्लिश किए हैं। तो वो नियर अबाउट सेम ही है, ज़्यादा फ़र्क आता नहीं है 2-4 साल में। तो इस टेबल को स्टडी करिए, आप देखिए। सबसे पहले टाइटल आ गया, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये ऑक्यूपेशन है। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल लेबर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज़, फॉरेस्ट्री कहते हैं वनारोपण के कार्यक्रम को, फिशरीज़ मछली पालन, एनिमल हस्बेंड्री जिसमें हम ये दुधारू जानवर जो होते हैं, गाय भैंसे बकरियाँ वगैरह पालते हैं, इसको एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है, प्लांटेशन पौधारोपण, एंड माइनिंग खनन का जो काम है। ये सारे चारों काम जो हैं किसमें आते हैं, प्राइमरी में। इसका देखें हम तो एग्रीकल्चर जो टोटल है प्राइमरी का 72.7%, यानी कि 100 में से 72 लोग, नियर अबाउट 73 लोग, 73 लोग पर्सनस वर इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। और उसमें एग्रीकल्चर में थे 50, और एग्रीकल्चर लेबरर जो हैं मजदूर 19.7,
उसके बाद आपका फॉरेस्ट्री और प्लांटेशन में है 2.4 एंड माइनिंग में है 0.6। ओके, सेकेंडरी की बात करें तो स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज़ की बात करें, टोटल जो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन था वो था 10.1 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसमें लार्ज एंड स्मॉल स्केल में थे 9% एंड सेकंड इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसमें थे 1.1। तो ये सेकेंडरी का हो गया टोटल 10.1। और टर्शरी की बात करें तो ट्रेड एंड कॉमर्स, ये दुकानदार वगैरह जो होते हैं ये सब टर्शरी में आते हैं। 5.2 टोटल है इनका 17.2, 5.2 हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 1.4% वर एंगेज, एंड अदर सर्विसेज की अगर बात करें, ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह, ये सब मिलके हो गए आपके 10.6। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए प्राइमरी में जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का परसेंटेज था वो था 72.7 इन प्राइमरी, 10.1 इन सेकेंडरी एंड 17.2 इन टर्शरी। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर योर नॉलेज कि कोई भी इकोनॉमी तब तक स्ट्रेटन डेवलप्ड नहीं मानी जाती जब तक उस इकोनॉमी का सेकेंडरी सेक्टर स्ट्रेटन्ड या डेवलप न हो। प्राइमरी सेक्टर में लोग अगर ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और सेकेंडरी और टर्शरी में नहीं हैं तो फिर उस इकोनॉमी का जीडीपी लेवल लो रहेगा। इस बारे में हम और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर, ऐसा क्यों। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको फैक्ट बताया उस फैक्ट के बेसिस पर आप देखें कि 100 में से 73 लोग 73% नियर अबाउट लोग जो थे वो खेती बाड़ी कर रहे थे। सेकेंडरी में सबसे कम ओनली 10 और टर्शरी में 17.2%। ये हमारा ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसी फिगर को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। एग्रीकल्चर की बात करें, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, मुख्य सोर्स था ये व्यवसाय का, लोगों का, ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते थे। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 72.7% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन was engaged in primary sector with agriculture as principal component. Okay, percentage of population dependent on agriculture is much less in advanced countries of the world. ये अभी मैंने आपको जो बात बता रहा था कि जो दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, जितने भी आज की तारीख में अगर हम बात करें तो उन कंट्रीज़ का आप एनालिसिस करेंगे उनके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का, तो आप पाएंगे कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर बहुत कम लोग इन्वॉल्व होंगे और सेकेंडरी टर्शरी के अंदर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। ओके, फॉर इंस्टांस इन इंग्लैंड एंड यूएसए only 2%, in Japan only 12%, and in Germany only 4% of the population depend on agriculture. यानी अमेरिका में केवल 2% लोग जो हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, बाकी 98% लोग या तो सेकेंडरी सेक्टर में से अपनी लिवलीहुड अर्न कर रहे हैं या फिर टर्शरी से। और इकोनॉमी स्ट्रेथन्ड या डेवलप्ड कब होती है? जब जीडीपी का पार्टिसिपेशन जो है वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से आता है। ओके, दिस एस्टैब्लिशेस बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये जो फिगर हमारे सामने आया कि 100 में से 72 लोग नियर अबाउट 73% वर एंगेज इन प्राइमरी, तो ये बताता है कि एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी, अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ओके, इंडस्ट्री की बात करें तो भी हालत अच्छी नहीं थी। अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन on the eve of independence, barely 9% of the working population India was engaged in manufacturing industries. केवल 9% लोग जो थे वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे, माइनिंग एट्सेट्रा में। ओके, एज अगेंस्ट इट्स 32% इन यूएसए में 32 लोग एट दैट टाइम, 42% इन इंग्लैंड एंड 39% in Japan are engaged in these activities. In further proves how backward the Indian economy was at the time of independence. तो ये बात साबित करती है कि इंडिपेंडेंस के टाइम इन द ईयर 1947 इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड, कितनी ज़्यादा बैकवर्ड थी कि लोगों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय खेती बाड़ी के। ओके,
बस इसको मैं यहीं पर ही स्टॉप कर रहा हूँ। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।